मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपके क्वेश्चन नंबर 15 है, इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दीजिए, क्लास सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समानता के बारे में। देखिए यहाँ क्या लिखा है, इनको क्या आप लोग पहचानते हैं? जल्दी से बताइए, ये कौन है? अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे ज़रूरी हिस्सा है, इसके बिना व्यक्ति नगण्य है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। मनुष्य नाशवान है। हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है, परंतु व्यक्ति को ये संकल्प लेना चाहिए कि वे अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। किसी साहसी व्यक्ति व अन्य आत्मसम्मान रहित जीवन जीने के से अधिक अशोभनीय और कुछ नहीं है। ये हमने जो पूरा पढ़ा है यहाँ से यहाँ तक, ये बाबा साहब जो हैं भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, है ना, उनका ये थॉट है। और ये तस्वीर जो है ये उन्हीं की ही है। अभी मैंने आपसे पूछा था ना कि आप लोग इन्हें पहचानते हैं क्या, तो यहाँ इन्होंने थॉट ये जो इनका लिखा हुआ है, इसमें इन्होंने कहा कि इंसान का ठीक है, इंसान की ज़िंदगी ख़त्म होने वाली, हमेशा रहने वाली नहीं है, कभी ना कभी इंसान मरेगा, लेकिन इंसान को ये संकल्प करना चाहिए कि हम जब तक जीवित रहेंगे तब तक की न्याय, आत्मसम्मान और विश्वास के लिए लड़ेंगे, है ना। ये ना हो कि ठीक है हम ये सोच के बैठ जा रहे हैं हमें तो मरना ही है, क्या ज़रूरत है किसी से बहस करने की, है ना। हमेशा सच्चाई पे चलेंगे और इंसान तभी एक सम्मान के साथ जी सकता है जब वो कठिन परिश्रम करे, है ना, निरंतर संघर्ष करे, यानी लगातार संघर्ष करता रहे। ठीक, तो यहाँ पे ये थॉट बिल्कुल साफ था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कुल मिला के बात सिर्फ इतनी थी कि इंसान को, देखिए बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको दबाना चाहते हैं, लेकिन दबेंगे तो आप तब ना जब आप ढील दे देंगे। अगर आप उसके खिलाफ संघर्ष करने लगेंगे तो थोड़ी ना कोई आपको दबा पाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ ये कह रहे हैं। अब यहाँ लिखा है, समानता स्थापित करने के लिए भारतीय संविधान के कुछ प्रावधान, समानता बनाए रखने के लिए हमारे संविधान में कुछ प्रावधान बनाए गए हैं। जैसे कि कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। बिल्कुल ठीक बात है। अगर एक राजा चोरी करेगा तो भी उसको वही सज़ा मिलेगी जो एक चोर ने चोरी करी है उसको मिलेगी, है ना। तो कानून की नज़र में सब बराबर है। आपने देखा है कभी कानून की जब मूर्ति होती है उसकी आंखों पे पट्टी क्यों बंधी हुई होती है? जो कानून की देवी कहते हैं उनकी आंखों पे पट्टी क्यों होती है? ताकि उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा ना हो सके कि सामने वाला कौन है, वो सिर्फ बात को सुने और सुनकर निर्णय दें, समझे। इसीलिए उनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई होती है। अब देखिए आगे क्या लिखा है, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान एवं लिंग के आधार पर भेद की मनाही, यानी कि आप किसी के धर्म, जाति और इसके आधार पर उसको आप क्या नाम उसके साथ भेद नहीं कर सकते, उसको बुरा नहीं कह सकते, उसके साथ मिसबिहेवियर नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात है। जैसा कि आजकल आप लोग देख रहे हैं, आजकल ये चीज़ें आ रही हैं सामने, धर्म पूछ के, जाति पूछ के उनका शोषण किया जा रहा है, मारा जा रहा है लोगों को, है ना। न्यूज़ में आए दिन देखने को मिलती हैं ये चीज़ें, लेकिन इसकी मनाही है हमारे संविधान में। अगर सही इंसान हो, सही पुलिस वाले हो तो वो इस पर एक्शन ले सकते हैं और जो ऐसा काम कर रहा है उसके खिलाफ सख्त से सख्त सज़ा हो सकती है, क्योंकि ये प्रावधान हमारे संविधान में मौजूद है। ठीक है, सभी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों का उपयोग कर सकते हैं, यानी ये नहीं होगा कि ये लाल किला है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऊंची जाति के लोग आएंगे, या ये ताजमहल है यहाँ सिर्फ खूबसूरत लोग आएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो चाहे, जो सार्वजनिक स्थान है वहाँ हर कोई जा सकता है, ये नहीं है। देखिए कुछ मजहबी जो लिमिटेशन है उनको तो गवर्नमेंट मानती है। जैसे आप मान लीजिए किसी मस्जिद में आप जाएंगे, ठीक है, तो अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो नॉन मुस्लिम का मस्जिद के उस जगह पे जाना अलाउड नहीं है जहाँ नमाज़ पढ़ी जाती है ना। तो देखिए जनरली नॉन मुस्लिम खुद नहीं जाते हैं वहाँ पे, ठीक। लेकिन अब अगर आप जाएंगे तो कोई आपको बदतमीज़ी करके नहीं निकालेगा वहाँ से। वो आपसे ये कहेंगे कि भाई देखिए यहाँ नमाज़ पढ़ी जाती है और आप यहाँ से चले जाएँ प्लीज़, ठीक है, आप चले जाएंगे। और इसी तरह से अगर हम मंदिर की बात करें तो अगर कोई मुस्लिम या कोई और मज़हब का हिंदुओं के अलावा मंदिर में जाता है तो क्या होगा,
कि जहाँ पे भगवान जी की मूर्ति होती है वहाँ पे चप्पल पहन के नहीं जा सकते हैं। अगर मान लिया कोई धोखे से चला गया चप्पल पहन के, तो क्या हिंदू लोग उसे मारेंगे? नहीं, वो उससे ये कहेंगे भाई देखिए ये भगवान जी की मूर्ति है और यहाँ पे हम चप्पल पहन के नहीं आ सकते, यहाँ पे आपको सर बंद करके आना है ना, चप्पल उतार के आना है, अपने आप को कमतर दिखाना है ना, क्योंकि हम भगवान जी के सामने खड़े हैं। तो कहने का क्या अर्थ है कि ठीक है, जो आपकी मज़हबी लिमिटेशन है, जो मज़हब की सीमाएँ जो सीमाएँ हैं, उनको तो सरकार मानती है, लेकिन उसमें भी आप किसी तरह का कोई दुर्व्यवहार नहीं कर सकते, ठीक है। और जो सार्वजनिक स्थान है वहाँ पे हर कोई जा सकता है। और जो चौथा पॉइंट है वो ये है, अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। उन्मूलन का मतलब होता है उसका विरोध करना, उसको ख़त्म करना, और अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत, तो छुआछूत को भी ख़त्म किया गया है। चलिए पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है, शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया है। पहला कानून के द्वारा और दूसरा सरकार की योजनाओं व कार्यक्रम के द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके। भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों जिनके साथ सैकड़ों वर्षों से असमानता का व्यवहार हुआ है, उनके जीवन को सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की है। ये योजनाएं ये सुनिश्चित करती हैं, ये करने के लिए चलाई गई है कि जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले, अब उन्हें अधिक अवसर प्राप्त हो। तो देखिए ये पैराग्राफ में सिर्फ यही कहना चाह रहे हैं कि जो भी समानता की बात की गई है वो हमारी सरकार ने दो तरह से लागू की है। किसी तरह से? दो तरह से। एक कि सिंपल कानून के द्वारा कि भाई ठीक है सब समान है, और दूसरा योजनाओं को चला के कुछ अच्छी अच्छी योजनाएं चलाई गई हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं लोगों को आरक्षण दिया गया है ना, उन्हें पहले नौकरी मिल जाती है, पहले जॉब्स मिल जाती है, पहले उन्हें एडमिशन मिल जाता है, कम मार्क्स में भी एडमिशन मिल जाता है। तो ये क्या है? ये सब सरकार के द्वारा चलाई गई नीतियाँ हैं, जिसके ज़रिए वो लोग जो आज तक पिछड़े हुए थे वो भी हमारे बराबर आ सके। मध्याह्न भोजन की व्यवस्था आप लोग सब जानते हैं कि मिड डे मील आप सबको मिलता है ना। 1st to 8th क्लास तक आप हर बच्चे को मिड डे मील मिलता है गवर्नमेंट स्कूल में। तो लिखा है इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। ये योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई थी और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने इसे सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूलों में 6 महीने के अंदर आरंभ करने के निर्देश दिए थे। ठीक है, यानी कि पहले ये तमिलनाडु में लागू कर दी गई थी, उसके बाद 2001 में मीटिंग हुई और उसके बाद ये कहा गया कि 6 महीने के अंदर आप सबको अपने अपने स्कूल्स में ये लागू करना है। इस कार्यक्रम का काफ़ी सकारात्मक प्रभाव हुआ। सकारात्मक यानी अच्छा प्रभाव हुआ। उदाहरण के लिए दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने इसको अधिक संख्या में स्कूल प्रवेश लिया, यानी स्कूल में प्रवेश लिया, एंट्री ली और नियमित रूप से स्कूल में जाना भी शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें लालच रहता था कि खाना मिलेगा, और खाना भी ऐसा नहीं है कि बेकार सा मिलता हो, खाना भी खूब टेस्टी होता है, खूब हाइजीनिक और हेल्थी भी होता है ना। तो यहाँ पे यही बात उन्होंने बताई है। इसी के साथ साथ क्या हुआ कि नियमित रूप से जाने लगे। शिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चे खाना खाने घर जाते थे और फिर वापस स्कूल लौटकर नहीं आते थे। ये बच्चों की चालाकी होती थी, निकल गए अब वापस नहीं आएंगे, अटेंडेंस भी उन्हें मिल चुकी है ना। परंतु अब वह जब मध्य भोजन स्कूल में ही मिलने लगा है तो उनकी उपस्थिति में सुधार आ गया, क्योंकि अब वो जा ही नहीं सकते, उनके बाद बहाना ही नहीं है जाने का। इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वग्रहों को कम करने में भी सहायता मिली है। तो आगे समझिए बात, चलिए आगे चलते हैं। यदि लोग ये जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर भी वे जाति, धर्म, दिव्यांग, आर्थिक स्थिति और लिंग के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते हैं। देखिए आगे वही बात, और ये रियलिटी है ना। कहते हैं ना एक हर्ट करने वाली रियलिटी, ऐसी रियलिटी जो हमें तकलीफ़ देती है, लेकिन है तो सच्चाई कि आज भी लोग जानते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, तब भी उसके बावजूद वो इन हरकतों पे बने रहते हैं। वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है जब लोग ये विश्वास करने लगेंगे कि कोई भी कमतर नहीं है और हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है। बिल्कुल ठीक बात है।
देखिए, शुरुआत एक से होती है। अगर आप अपनी नज़र को सुधारेंगे तो फिर एक और। अब जितने बच्चे मेरी वीडियोस देख रहे हैं, अगर वो सोचे हाँ मैम ने सही कहा है, बिल्कुल ठीक बात लिखी हुई है कि सब बराबर है, हम किसी को कमतर नहीं समझ सकते हैं, और फिर वो अपने पेरेंट्स से कहें, अपने भाई बहनों से कहें, तो क्या होगा, इससे धीरे धीरे सुधार आने लगेगा, है ना। अब एकदम ही से कोई चीज़ नहीं होती है, लेकिन एक दिन ज़रूर होती है। तो अगर हर व्यक्ति को ये बात समझ में आने लगे, उसको ये यकीन होने लगे कि भाई सब समान व्यवहार के अधिकारी हैं, सबको बराबर की इज़्ज़त मिलनी चाहिए। भाई आप सोचिए ना, आप सबसे ताकतवर तो नहीं हो सकते ना, आपसे भी कोई ताकतवर होगा। और जैसे आप अपने से छोटे लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, अगर आपसे ताकतवर हुआ और उसने आपके साथ ये व्यवहार शुरू कर दिया, फिर आप क्या करेंगे? ठीक है, तो इसी तरह से इन्होंने ये बताया। इसके साथ क्या बोलते हैं, प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करना तथा सतत संघर्ष है, जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों में सहयोग देना होगा। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। पहला लिखा है आपका, समानता के लिए भारतीय संविधान में किए गए प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसमें 4 प्रावधान दिए गए थे। नंबर 1, कानून की दृष्टि में हर आदमी बराबर है, किसी के साथ धर्म जाति के स्थान पर भेदभाव नहीं होगा, सब व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थलों पर जाने की अनुमति होगी, और साथ में छुआछूत के ऊपर भी अपराध होगा। अगर कोई छुआछूत करता है तो उसको दंडनीय अपराध दिया जाएगा। कर लेंगे आप। चलिए आगे पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि मध्य भोजन यानी कि जो दिन मिड डे मील है व्यवस्था किस प्रकार समानता लाने में सहायक हुई, वर्णन कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर यहाँ से लिखेंगे कि इससे सभी बच्चे स्कूल जाने लगे, वो चाहे किसी भी धर्म के हो या जाति के हो, तो इससे जो है एकता यानी समानता की भावना उत्पन्न हुई। अब यहाँ आपका लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, समाज में समानता स्थापित करने के लिए कुछ उपाय बताइए। अब इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, जब लोगों को ये विश्वास होने लगेगा, जब वो ये विश्वास करने लगेंगे कि कोई भी कमतर नहीं है और सब सम्मानजनक है, सबको बराबर का सम्मान मिलना चाहिए, है ना, तभी हमारे देश से जो है असमानता खत्म हो पाएगी। कर लेंगे। चलिए तो आज की वीडियो को हम ये खत्म करते हैं। अच्छी वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।